हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। स्वागत है आपका। रिकैप सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 4। तो शुरू करते हैं, फिर ढेर सारे सवाल करेंगे और डिफरेंट कंसेप्ट पे काम करेंगे। तो ये रहा आपका पहला सवाल, आप इसे नोट कर लें। A wire moves with a velocity v through a magnetic field and experience an induced charge separation as shown in the figure, then the direction of the magnetic field is। तो ये जो रॉड है एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, इसका ये एंड निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। पहला आंसर इनटू द पेज, दूसरा आंसर आउट ऑफ द पेज, तीसरा आंसर टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पेज, चौथा आंसर टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द पेज। अब आप देखिए, रॉड का एक एंड पॉजिटिव हो गया है और दूसरा एंड नेगेटिव हो गया है, या तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो गया है। तो राइट फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम इसको पता लगा सकते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए एक चार्ज को कंसीडर करिए जो इस रॉड के अंदर है, कंडक्टिंग रॉड के अंदर है, इसे आप कह सकते हैं पॉजिटिव आयन। रॉड कहाँ जा रही है? पॉइंट नंबर 1, रॉड कहाँ जा रही है? नीचे जा रही है। तो हम मानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज करंट की डायरेक्शन में मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज करंट की डायरेक्शन में मूव करता है। तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई, ये करंट की डायरेक्शन हो गई। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस एंड पर आ गया है, तो इसका मतलब इस पर फोर्स कहाँ लग रहा होगा? इस तरफ लग रहा होगा, तभी तो रॉड के इस एंड पर वो इकट्ठा हो गया। तो आई आ गया, एफ आ गया, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स एफ बी आई, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। तो करंट कहाँ है? नीचे की तरफ। और फोर्स कहाँ लग रहा है? फोर्स कहाँ लग रहा है? राइट हैंड पे। करंट कहाँ है? नीचे की तरफ। फोर्स कहाँ लग रहा है? राइट हैंड पे। तो इस अंगूठे को राइट हैंड पे करना है, तो अंगूठे को आप राइट हैंड पे घुमाइए। तो ये देखिए, इस तरह से सिचुएशन बन जाती है। ये करंट आ गई, ये अंगूठा फोर्स लग रहा है और ये जो उंगली है ये अंदर की तरफ जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? इनटू द पेज होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? इनटू द पेज होगी। तो लॉजिकल रीजनिंग से आप इस ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। एफ बी आई, फोर्स कहाँ लग रहा है? इस तरफ। और एफ बी आई, और करंट कहाँ है? नीचे। करंट कहाँ है? नीचे। तो फोर्स इधर, ये देखिए ये आ गया आपका फोर्स, करंट, फोर्स, करंट। तो देखिए एफ बी आई, करंट नीचे है, फोर्स इधर है। तो ये मैंने फिर से लगा दिया इसको। तो ये उंगली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की तरफ है, तो इनटू द पेज होगी। तो ये ऐसे क्वेश्चन को करने का यही तरीका है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको आप नोट करें। टू सर्कुलर सिमिलर कोएक्सियल लूप्स कैरी इक्वल करंट्स इन द सेम डायरेक्शन। If the loops are brought nearer, अगर उन्हें पास लाया जाए, what will happen? Current will increase in each loop, current will decrease in each loop, current will remain same in each loop, current will increase in one and decrease in the other। तो देखिए ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि ये दो लूप हैं जिनमें करंट क्या हो रही है? फ्लो हो रही है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो ये हम बना देते हैं, ये हो गया हमारा पहला लूप। अब इसी तरह हम दूसरा लूप बना देते हैं और दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या है? सेम है। अब देखिए, दोनों में मान लेते हैं क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है। जब इन्हें पास लाएंगे तो क्या होगा? पहला पॉइंट, करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। जब लूप को पास लाया जाएगा तो दोनों लूप का फ्लक्स बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो दोनों लूप का पास लाने पे, अब देखिए कंसेप्ट समझ लीजिए, जब लूप को पास लाएंगे तो दोनों लूप का फ्लक्स बढ़ जाएगा। जब लूप को दूर ले जाएंगे तो दोनों लूप का फ्लक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पास लाया गया है तो फ्लक्स बढ़ जाएगा। फ्लक्स बढ़ने के कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण करंट इंड्यूस होगी। तो करंट क्यों इंड्यूस हुई? क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ईएमएफ क्यों इंड्यूस हुआ? क्योंकि फ्लक्स बढ़ा। तो इंड्यूस करंट, लेंज के लॉ से हम कह सकते हैं कि इंड्यूस करंट हमेशा उस रीजन को
अपोज करती है जिसके कारण वो प्रोड्यूस होगी। तो पास लाने के कारण प्रोड्यूस हुई है। तो इंड्यूस करंट दोनों लूप में जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल क्या होगी, अपोजिट होगी। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि अब सर्किट में दो करंट हो गई, एक पहले से फ्लो हो रही थी और एक करंट क्या हो गई, इंड्यूस हो गई। तो दोनों लूप में करंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। दोनों लूप में करंट डिक्रीज होगी। तो इसका राइट आंसर है करंट विल डिक्रीज इन ईच लूप। हर लूप में करंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। तो जब भी पास लाएंगे, व्हेन, हम नोट कर लें आप, व्हेन लूप्स आर मूव्ड नियरर, current will be induced in opposite direction। तो बस इतना सा आपको याद रखना चाहिए। और इसका उल्टा भी हम याद रख सकते हैं। अगर लूप को दूर ले जाएंगे तो करंट क्या होगी, सेम डायरेक्शन में इंड्यूस होगी। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये म्यूचुअल इंडक्शन की थ्योरी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसको समझिए आप। ओके, टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडी R1 and R2 are placed in the same plane with their center coinciding। उनका सेंटर कोइंसाइड करता है। R1 is greater than R2। देखिए ये बात समझने की कोशिश करिए कि R1 R2 से बहुत बड़ा है। Then the mutual inductance M between them will be directly proportional to, किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो सबसे पहले देखिए कंसेप्ट को समझिए। ये बड़ा लूप है जिसकी रेडियस कितनी है, R1, और उसके अंदर एक छोटा लूप है जिसकी रेडियस कितनी है, R2 है। तो बड़े लूप को आप मानेंगे प्राइमरी कॉइल। कारण है उसका, क्योंकि बड़े लूप में अगर करंट पास करेंगे तो वो करंट इस पूरे लूप को क्या करेगी, उसका करंट के कारण जो मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होगी ये इस पूरे लूप को काटेंगी। पर छोटे लूप की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बड़े लूप को नहीं काट पाएंगी। तो हमेशा छोटे को आप क्या लीजिए, सेकेंडरी। कंसेप्ट तो यही कहती है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, एम फाई एस, सेकेंडरी का फ्लक्स इनटू इज इक्वल टू, देखिए सेकेंडरी का फ्लक्स, हम बात कर रहे हैं किसके फ्लक्स की, सेकेंडरी के फ्लक्स की, एन एस फाई एस इक्वल टू एम आई पी, और हमें एम चाहिए। तो अब देखिए कंसेप्ट यहाँ पे, फाई क्या होता है, बी इंटू ए, फाई क्या होता है, बी इंटू ए। पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, प्राइमरी की। एरिया किसका कट हो रहा है, सेकेंडरी का, ध्यान रखिए। तो प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी यहाँ पे, क्योंकि वो एक सर्कुलर कॉइल है। तो जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं, एन पी आई पी अपॉन आर पी सेकेंडरी पाई आर एस का होल स्क्वायर इक्वल टू एम आई पी से आई पी कट गया। तो ये आ गया आपका म्यू नॉट अपॉन 2 एन पी एन एस पाई आर एस स्क्वायर अपॉन आर पी इक्वल टू एम। तो यहां से हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस, अब देखिए म्यू नॉट एन पी एन एस पाई अपॉन टू, इसको पूरा लिखेंगे, आर एस स्क्वायर अपॉन आर पी इक्वल टू एम। तो हम यहां से कह सकते हैं एम इज प्रोपोर्शनल टू आर एस स्क्वायर अपॉन आर पी। तो सेकेंडरी कौन सी थी, बड़ी कॉइल थी, इसलिए ये हो जाएगा R1 स्क्वायर अपॉन R2। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमेशा प्रोपोर्शनल होगा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। लेकिन राइट मोस्ट फॉर्मूला ये है। और सेकेंडरी हमने किस कॉइल को माना था, जिसकी रेडियस, सेकेंडरी कॉइल कौन सी है जिसकी रेडियस 2 है। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक पॉइंट है, तो थोड़ा उसको सुधारते हैं। तो m इज प्रोपोर्शनल टू आर एस स्क्वायर अपॉन आर पी स्क्वायर। अब यहां पे ले जाते हैं, m इज प्रोपोर्शनल टू आर एस स्क्वायर अपॉन आर पी। तो बड़ी वाली प्राइमरी है, प्राइमरी
जिसकी रेडियस है R1, और छोटी वाली है जिसकी रेडियस है R2, वो है सेकेंडरी। तो यहाँ पर आप फॉर्मूले में बहुत ध्यान से वैल्यू रखिए। तो m इज प्रोपोर्शनल टू सेकेंडरी की रेडियस का स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर होगा अपॉन प्राइमरी की रेडियस, ये होगा R1। तो इसका आंसर है R2 स्क्वायर अपॉन R1। ट्रिकी क्वेश्चन है, तो बिल्कुल गलती मत करिए। जो बड़ी रेडियस है वो सेकेंडरी है और जो छोटी रेडियस है वो प्राइमरी है। तो ये इसका आप ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूले का आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें एक और फॉर्मूला जो मैं जोड़ना चाहता हूं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू एनपी इंटू एनएस। जो प्राइमरी और सेकेंडरी के जो टर्म्स होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हैं, इसको आप नोट करें। A short circuited coil is placed in a time varying magnetic field. एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है एक कॉइल को जिसका वैल्यू कंटिन्यूअसली टाइम के साथ बदल रहा है। इलेक्ट्रिकल पावर इज डिसिपेटेड ड्यू टू द करंट इंड्यूस इन द कॉइल। तो इस कॉइल में करंट इंड्यूस होती है, उसके कारण इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स वेयर टू बी क्वाड्रपल्ड, मतलब 4 गुना कर दे, एंड द वायर रेडियस हाफ, और वायर की रेडियस को हाफ कर दे, देन इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड वुड बी। तो अब कितनी इलेक्ट्रिकल पावर खर्च होगी? पहला आंसर सेम रहेगी, दूसरा आंसर क्वाड्रपल्ड मतलब 4 गुनी हो जाएगी, तीसरा आंसर हाफ्ड आधी हो जाएगी, चौथा आंसर डबल्ड मतलब दुगनी हो जाएगी। तो सबसे पहले पावर के बारे में बात करते हैं। तो पावर क्या होती है? ई स्क्वायर अपॉन आर, ये तो हम भी जानते हैं। तो अच्छा, अब ई क्या होता है? एन ए डी बी बाय डी टी। तो ई इज प्रोपोर्शनल टू एन। एक पॉइंट तो यहां पर आ गया। अब ये क्वेश्चन में कहा गया है एंड द वायर रेडियस इज हाफ्ड। तो वायर की रेडियस को हाफ करने के लिए क्या करते हैं हम वायर को स्ट्रेच करते हैं। याद रखिए, वायर इज स्ट्रेच्ड, उसको ताना जाता है, तो वायर की रेडियस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब तार को ताना जाता है तब उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब तार के वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे ये देखिए, तार हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई क्रॉस सेक्शन, ये लेंथ हो गया, तो इसके वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू एल इज कांस्टेंट। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल अपॉन ए। क्या करिए आप, ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रो एल ए हो गया अपॉन ये हो गया ए स्क्वायर, एल इंटू ए क्या हो गया, तार का वॉल्यूम, रो इंटू वी, और एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल रेडियस पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। तो तार का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए, क्योंकि तार, आपने कहा कि रेडियस आधी कर दी, इसका मतलब क्या है? तार को तान कर स्ट्रेच कर रेडियस आधी कर दी। ऐसे कैसे किसी वायर की रेडियस आधी कर देंगे बिना स्ट्रेच किए हुए? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में है कि तार को ताना गया और उसकी रेडियस क्या हो गई, आधी हो गई। और जब तार को ताना जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, तब उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो हमने रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को से हमने ये निकाला, आर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ रेडियस। ये तभी लागू होता है फॉर्मूला जब तार को ताना जाता है, जब उसकी रेडियस क्या होती है, बदली जाती है। तो अब फिर से चलते हैं। पावर हो गई ई स्क्वायर बाय आर, ई इज प्रोपोर्शनल टू एन एंड आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर टू द पावर 4। इसलिए हम कह सकते हैं पावर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, आर की जगह रख दिया 1 अपॉन आर टू द पावर 4। तो हमारा फॉर्मूला बना पावर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर आर टू द पावर 4। अब क्वेश्चन में क्या कहा, एन को कितने टाइम्स कर दिया,
क्वाड्रपल्ड मतलब 4 गुना कर दिया, और रेडियस को कितना कर दिया, हाफ, आधा कर दिया, तो पावर पे क्या असर पड़ेगा, P1 अपॉन P2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 का स्क्वायर और R1 अपॉन 4 R2 अपॉन 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पावर का हमने रेशियो निकाल लिया, तो P1 अपॉन P2 N1 अपॉन N2 का, बहुत अच्छा सवाल है, और R1 अपॉन R2 टू द पावर 4। अब देखिए पहले पावर कितनी थी P, बाद में पावर कितनी हो गई P2। पहले नंबर ऑफ टर्न्स थे N, अब नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, 4 गुना हो गए, क्वाड्रपल्ड। पहले रेडियस कितनी थी R, बाद में रेडियस कितनी हो गई R/2 टू द पावर 4। N से N कटा, R से R कटा, तो P अपॉन P2 1/16, और ये ऊपर चला जाएगा 2 टू द पावर 4, 16/16 1, तो पावर विल रिमेन सेम। तो इसका आंसर होगा कि पावर सेम रहेगी, पावर सेम रहेगी, पावर में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये बात में यहाँ पे रेडियस को आधा करते हैं, तो हम ये बात आपको फिर से एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस होता है ρL/A, तो हमने ऊपर नीचे A से मल्टीप्लाई करा, ρL अपॉन A स्क्वायर, और L इंटू A वॉल्यूम होता है जो कि क्या होता है, कांस्टेंट, तो L इंटू A को हमने क्या लिख दिया, वॉल्यूम, पाई स्क्वायर R टू द पावर 4। तो जब भी तार की रेडियस को कम किया जाता है, आधा किया जाता है, 1/3 किया जाता है, 1/4 किया जाता है, इसका मतलब होता है कि तार को ताना गया है, तो वायर को स्ट्रेच किया गया है। ऐसे केसेस में आप रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला यूज करिए, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ रेडियस। तो इसका आंसर रहेगा द सेम। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, व्हाई दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बार और देख सकते हैं। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई किताबों में कॉमन है, पर आज भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये पहले इंपॉर्टेंट था, तो इसको आप नोट करें। A conducting square loop of side L, ये दिखाई दिया आपका side L, and resistance R is moving out of the plane with a uniform velocity v perpendicular to one of its sides. A uniform and constant magnetic field B exists along the perpendicular to the plane of the loop as shown in the figure. तो एक क्रॉस की फील्ड में ये लूप मूव कर रहा है। The current induced in the loop, पॉइंट नंबर 1, क्योंकि लूप हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में रहता है। इस क्वेश्चन में ये तो नहीं कहा कि लूप मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रहा है। जब लूप मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जाएगा तो उसका फ्लक्स क्या होगा, कम होगा ना। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, तो ये कहा गया है कि लूप मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो जब लूप हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा, जब लूप हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा तो क्या होगा, क्या उसका फ्लक्स बदलेगा, क्या उसका फ्लक्स बदलेगा, नहीं, उसका फ्लक्स नहीं बदलेगा, उसका फ्लक्स नहीं बदलेगा। ये पहला पॉइंट है। और जब फ्लक्स नहीं बदलेगा तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और जब इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू 0 होगी, जब इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू 0 होगी तो करंट भी क्या होगी, 0 होगी। तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे आपका एक लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, क्या कर रहा है। अब क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो उसके साथ जो कंसेप्ट आएगी वो भी बतानी पड़ेगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो डेफिनेटली इसका फ्लक्स क्या होगा, बदलाव होगा, फ्लक्स में बदलाव होगा, तो फ्लक्स में चेंज होने के कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट भी इंड्यूस होगी। और दूसरा केस ये होता है कि एक लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है, क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है।
तो इसका फ्लक्स क्या होगा, कम होगा, इसका फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। तो फ्लक्स कम होने के कारण ईएमएफ भी क्या होगा, इंड्यूस होगा, और करंट भी इंड्यूस होगी। पर पिछला क्वेश्चन का जिसका मैंने आंसर आपको 0 बोला, उसमें ये बिल्कुल मेंशन नहीं था कि लूप अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि लूप हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और उसका फ्लक्स क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, रेलवे ट्रैक पर जो बेस क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल भी होते हैं। Two rails of a railway track insulated from each other and the ground are connected to a millivoltmeter. इसको काट दीजिए। Are connected to a millivoltmeter. What is the reading of the millivoltmeter when a train travels at a speed of 20 meter per second along the track, given that the vertical component of Earth's magnetic field is 0.2 into 10 to the power minus 4 Weber per meter square and rails are separated by 1 meter. तो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी सब ये आपकी रेल्स हो गई, इन पे आपका ट्रेन चल रही है और ट्रेन के जो पहिए जिस रॉड से जुड़े होते हैं, आपको मालूम है ट्रेन के जो पहिए होते हैं, व्हील्स होते हैं, एक रॉड से जुड़े होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये रॉड एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ऐसे केसेस में इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल होता है, B इंटू वी इंटू एल। अब मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड और लेंथ क्या है 1 मीटर। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, 20 इंटू 0.2 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट। तो ये हो गया 0.4 मिली वोल्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, 0.4 मिली वोल्ट होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन था, 0.4 मिली वोल्ट। सेकंड इज द राइट आंसर। कॉमन क्वेश्चन है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर आ गया 0.4 इंटू 0.4 मिली वोल्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये क्वेश्चन आप इसे नोट करिए। ओके, टू आइडेंटिकल लूप्स ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो सबसे पहली बात है, एक कॉपर का बना हुआ है, एक एल्यूमिनियम का है, लूप आइडेंटिकल है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम है, रेडियस भी सेम है, मूविंग विद सेम स्पीड, और स्पीड भी सेम है, इन ए मैग्नेटिक फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला, इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट आर सेम इन बोथ लूप्स। दूसरा, इंड्यूस ईएमएफ रिमेन्स सेम, इंड्यूस करंट चेंजेस इन बोथ लूप्स। तीसरा, इंड्यूस ईएमएफ चेंजेस बट इंड्यूस करंट रिमेन्स सेम इन बोथ लूप्स। चौथा, इंड्यूस ईएमएफ विल बी मोर इन एल्यूमिनियम लूप। तो सबसे पहली बात है कि लूप्स आर आइडेंटिकल। ये पहला पॉइंट हो गया कि ये आइडेंटिकल है। नंबर ऑफ टर्न्स सेम, दोनों लूप की अगर रेडियस है तो वो भी क्या है, सेम है। और स्पीड भी उनकी क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं सेम ईएमएफ will be induced in both loops। तो दोनों लूप में ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब करंट के बारे में बात करते हैं। तो करंट होती है, हम जानते हैं ई को हम लिख सकते हैं आई आर। तो करंट डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पर, क्योंकि ई सेम है तो हम कह सकते हैं
I is inversely proportional to R. I is inversely proportional to R. अब देखिए I is inversely proportional to R आ गया, तो कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा एल्यूमिनियम के, अब देखिए यहाँ दो चीजें दी गई थी, कॉपर और एल्यूमिनियम दिया हुआ था, तो उसको वेरीफाई कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम के रेजिस्टेंस से कम होगा। इसलिए हम कहेंगे कि कॉपर में करंट क्या होगी, एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर है इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ इज सेम एंड इंड्यूस करंट इज डिफरेंट, इंड्यूस करंट इज डिफरेंट। अब आंसर की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं कौन सा आंसर है। तो पहला आंसर तो हो नहीं सकता क्योंकि कहता है दोनों सेम है, और इंड्यूस करंट रिमेन सेम, ये भी नहीं हो सकता। दूसरा आंसर क्या है आपका, सही है, इंड्यूस ईएमएफ रिमेन सेम, इंड्यूस करंट चेंजेस इन बोथ द लूप्स। और कॉपर में इंड्यूस करंट की वैल्यू ज्यादा होगी अगर हम उसे एल्यूमिनियम से कंपेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करें। A copper rod of length L is rotated about one end perpendicular to the magnetic field B with constant angular velocity omega. The induced EMF between the two ends half B omega L square, 3/4 B omega L square, तीसरा आंसर B omega L square, चौथा आंसर 2B omega L square। तो ये कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। ये आपका कॉपर का जैसे रॉड है, ये आप मान लीजिए ये कॉपर रॉड है और ये रोटेट हो रही है। अबाउट वन ऑफ इट्स एंड, तो ये एक सर्किल डिस्क्राइब करेगी। तो कॉपर, और ये एंड क्या है आपका, फिक्स है, सेंटर फिक्स है, और ये रोटेट हो रही है, और इसकी एंगुलर स्पीड कितनी दी गई है, v। क्योंकि ये एंड फिक्स है तो इसकी स्पीड कितनी मानी जाएगी, 0, और इस एंड की स्पीड कितनी मानी जाएगी, v। और ये कॉपर रॉड की लेंथ है l, तो हम कह सकते हैं कि कॉपर रॉड l रेडियस का सर्किल डिस्क्राइब करेगी, कॉपर रॉड l रेडियस का सर्किल डिस्क्राइब करेगी। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला हम लगा देंगे, b इंटू वी इंटू एल, इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए एक एंड की वेलोसिटी 0 है, दूसरे एंड की वेलोसिटी v है, तो हम इसका एवरेज ले लेंगे 0 + v/2, और ये लेंथ हो गई। तो इंड्यूस ईएमएफ ऐसे केसेस में आएगा हाफ b v l, पर आप जानते हैं सर्कुलर मोशन से v = r ओमेगा, या रेडियस किसके बराबर है, l के बराबर है, तो हम v को लिख सकते हैं l ओमेगा। v को हम क्या लिख सकते हैं, l ओमेगा लिख सकते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा हाफ बी वी एल, तो ये हो गया एल ओमेगा इंटू एल, तो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा E = हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरह से इसको करा जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसको आप नोट करें। ओके, द इनिशियल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट when a battery of EMF 6 volt is connected in series
when an inductance of 2 हेनरी and resistance 12 ओम। तो ये LR सर्किट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले थोड़ा आपको LR सर्किट की बेसिक्स बता देते हैं। LR सर्किट की बेसिक में आपका एक रेजिस्टेंस है और उसको हम एक इंडक्टर के साथ जोड़ देते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस दिया हुआ है 12 ओम, इंडक्टेंस दी गई है 2 हेनरी और इसके साथ हमने 6 वोल्ट की एक बैटरी को लगा दिया और एक स्विच दे दिया यहाँ पर। देखिए कंसेप्ट नंबर 1, जब टाइम 0 होता है तब करंट भी सर्किट में क्या होती है, 0 होती है। अब दैट इज द पॉइंट 1। पॉइंट 2, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच को बंद कर देते हैं तो क्या होता है, जब स्विच को बंद कर देते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है और कॉइल का इंडक्टेंस उस करंट को बढ़ने से रोकता है और कॉइल का इंडक्टेंस उस करंट के बढ़ने को रोकता है। बैटरी के वोल्टेज कितनी है, 6 और ये R है। तो क्या होता है, तो करंट को बढ़ने से रोकता है। तो इंडक्टेंस बैटरी के ईएमएफ के अगेंस्ट काम करता है। ईएमएफ क्या चाहता है कि करंट सर्किट में सेटल हो जाए, पर इंडक्टेंस क्या चाहता है कि सर्किट में करंट ना बढ़े। तो वो बैटरी को क्या करता है, अपोज करता है। इसी रीजन से ऐसे सर्किट में करंट शुरू में 0 होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है और कुछ टाइम के बाद करंट एक कांस्टेंट, स्टेडी और पीक वैल्यू पर पहुंचती है, क्योंकि फाइनली जीत किसकी होती है, बैटरी की ही होती है। तो अब देखिए बैटरी ने वोल्टेज दिया E, पर इंडक्टर का अपोजिशन क्या है, इंड्यूस ईएमएफ होगा -LdI/dt। तो रेजिस्टेंस को टोटल कितना मिला, E -LdI/dt इक्वल टू VR। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, E -LdI/dt इक्वल टू IR। एक तो आपको इसको याद रखना है, ये ग्रोथ इक्वेशन है। T सेकंड के बाद सर्किट के इक्वेशन को हम लिख सकते हैं E -LdI/dt इक्वल टू IR। पॉइंट नंबर 2 ये आपको याद रखना है कि I होता है I0 1 - e⁻ -RT/L। तो अब इस इक्वेशन में हम यहां पर I की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि हमें dI/dt निकालना है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट। तो बस इतना अगर आपको मालूम होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये था आपका IR। तो E -LdI/dt कठिन कुछ नहीं होता, बस करा हुआ होगा तभी पेपर में बनेगा, -RT/L। अब आपसे पूछा गया इनिशियल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट। अब आपसे ये पूछा गया है तो हम टाइम को क्या रख देंगे, 0। तो 0 रखने पर E -LdI/dt I0। अच्छा यहाँ पर ये R भी मल्टीप्लाइड है, इसको ध्यान रखिए। यहाँ पर हमने 0 रख दिया तो ये हो गया e⁻0 और e⁻0 आप जानते हो क्या होता है, 1 - 1 into R। तो E -LdI/dt क्या हो गया, 0 हो गया। E -LdI/dt 0 हो गया। तो E -LdI/dt अगर 0 हो जाएगा तो E इक्वल टू हो जाएगा LdI/dt। तो E/L हो जाएगा dI/dt। तो dI/dt क्या हो गई, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट हो गई। तो dI/dt कितना आया, E/L। और ये कैसी ग्रोथ ऑफ करंट हो गई, इनिशियल। अब बैटरी का ईएमएफ है 6, इंडक्टेंस है 2, तो 2 से 6 कट जाएगा। तो इनिशियल ग्रोथ ऑफ करंट आ जाएगी 3 एम्पियर पर सेकेंड, 3 एम्पियर पर सेकेंड। ये पढ़ना है, एलआर सर्किट का ग्रोथ इक्वेशन हमें पढ़ना है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा। तो एलआर सर्किट में आपको कितने इक्वेशन याद रखने, 2। एक ये याद रखना है और एक ये याद रखना है। आपसे पूछा है dI/dt
रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट जब टाइम क्या हो, 0 हो। अब इतने ज़्यादा डिटेल में तो आपने पढ़ा होगा, रेगुलर नहीं है, रिकैप सीरीज है, तो हम एक रिवीजन कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूले का भी हमने यहाँ पर रिवीजन कर लिया। तो ये याद रखिए, इनिशियल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट कितनी होती है, E/L। अच्छा, इस सर्किट में आपको कुछ एक चीज़ें और मालूम होनी चाहिए जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया, E-LdI/dt क्या होना चाहिए, IR होना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि t सेकंड के बाद करंट का इक्वेशन होगा 1 - RT/L, और I नॉट क्या होगा, पीक करंट, पीक स्टेडी, आप जो भी नाम से इसको बुलाएं, स्टेडी करंट, और I नॉट की वैल्यू कितनी होगी, E/R। तो इतनी बातें आपको इस सर्किट में याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा हमारा अगला सवाल, इंडक्टर्स पर बेस्ड सवाल है, इसको नोट करें। The inductance of a closed pack coil of 400 turn is 8 millihenry. A current of 5 milliampere is passed through it. The magnetic flux through each turn of the coil is. तो आपको कॉइल के हर एक टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। तो आपको मालूम होना चाहिए ये फॉर्मूला, N phi इक्वल टू Li, N phi इक्वल टू Li। सेल्फ इंडक्टेंस में हम पढ़ते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसके, 400, फाई इंडक्टेंस कितनी है, इंडक्टेंस है आपकी 8 मिली हेनरी, 8 मिली हेनरी, और करंट कितनी है, करंट कितनी है, 8 मिली हेनरी को हमने 8 × 10⁻³ लिख दिया, और करंट कितनी है, 5 मिली एम्पियर, तो ये हो गया 5 × 10⁻³ तो अब आपका फ्लक्स आ जाएगा, और ये आपका कट गया 50 बार, और इस 5 ने 50 को कितनी बार कट कर दिया, 10 बार, तो ये हो गया 10 फाई इक्वल टू 10⁻⁻6, 10 फाई इक्वल टू 10⁻⁻6 आंसर आएगा, उसकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 10 फाई इक्वल टू 10⁻⁻6, तो 10 फाई अगर हो गया 10⁻⁻6, तो फाई क्या होगा, 10⁻⁻6/10, तो फाई हो जाएगा 10⁻⁻7। और आप जानते हैं μ0/4 पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻7। तो फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, μ0/4 पाई, μ0/4 पाई। तो ये इसका पहला आंसर सही आंसर है, और बहुत बढ़िया तरीका है पूछने के लिए। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, सिंपल कैलकुलेशन करी तो हमने फ्लक्स निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें। अब क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, अ कॉइल हैविंग n टर्न्स, एक कॉइल में n टर्न्स है, एंड रेजिस्टेंस R ohm is connected with a galvanometer of resistance 4 ohm. This combination is moved in time t second from a magnetic field W1 Weber to W2 Weber. तो देखिए, सबसे पहली बात क्वेश्चन में वेबर फ्लक्स की यूनिट होती है, तो फ्लक्स कितना बदला, W1 से बदलकर कितना हो गया, W1 से बदलकर कितना हो गया, W2, और कितने टाइम में हुआ, t सेकंड में ये फ्लक्स बदल गया। तो पूछते हैं कि भाई इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कितनी होगी। तो अब हम फैराडे के रूल से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को निकाल सकते हैं, बहुत आराम से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू -dφ/dt। तो ये यही होता है आपका इंड्यूस ईएमएफ। तो यहाँ पर फ्लक्स में बदलाव हुआ,
पहले बाद में हुआ W2, पहले था W1, लेकिन एक बात याद रखिए, नंबर ऑफ टर्न्स कितने n, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और टाइम कितना लिया t। अब हम ओम्स लॉ लगा देंगे, E इक्वल टू हम लिख सकते हैं I इंटू R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट आ गई, -n W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय T इक्विवेलेंट। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉइल के साथ, कॉइल का रेजिस्टेंस R ओम है, उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली गैल्वेनोमीटर को हम सीरीज में ही जोड़ते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 5R, R प्लस 4R 5R माइनस n W2 माइनस W1 अपॉन T। तो इंड्यूस करंट का आपका फॉर्मूला आ जाएगा I इक्वल टू माइनस n W2 माइनस W1 अपॉन 5R T। तो ये इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज अच्छी है उसकी, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माइनस n, अब इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं, माइनस n W2 माइनस W1 अपॉन 5RT। तो देखते हैं कौन सा आंसर है, ये देखिए कौन सा आंसर मिलेगा आपको। तो ये तीसरा आंसर इसका क्या है, सही है, थर्ड आंसर इज करेक्ट। तो कंफ्यूज मत होइए मैग्नेटिक फील्ड वर्ड से, ये मैग्नेटिक फील्ड W1 वेबर, वेबर फ्लक्स की यूनिट है, तो फ्लक्स बदल गया W1 वेबर से W2 वेबर, और कितने टाइम में बदला, T सेकंड में बदला। और दूसरी कंसेप्ट कि कॉइल का रेजिस्टेंस जरूर R ओम है, पर कॉइल के साथ जुड़ा हुआ है 4R ओम का गैल्वेनोमीटर, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5R हो जाएगा। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट करिए। कंडक्टिंग सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप है, इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ थोड़ा आपको आंसर सुधारना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन में करेक्शन है, बी होना चाहिए 0.025 टेस्ला, तो ये करेक्शन है, कर लीजिए। विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द लूप, द रेडियस ऑफ द लूप इज मेड टू श्रिंक एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकंड। तो रेडियस लूप की क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है, कम हो रही है। तो रेडियस के कम होने से क्या होगा, फ्लक्स भी क्या होगा उसका, कम हो जाएगा, और फ्लक्स से कम होने से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। द इंड्यूस ईएमएफ कब निकालना है, जब लूप की रेडियस कम होते होते कितनी हो जाए, 2 सेंटीमीटर। जब रेडियस हो जाए 2 सेंटीमीटर उस समय निकालना है इंड्यूस ईएमएफ। तो सबसे पहले कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखिए फ्लक्स क्या होता है, डी फाई बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये इंड्यूस ईएमएफ। अब पाई को हम लिख सकते हैं बी इंटू ए, और लूप के एरिया को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। अब कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, बी और पाई कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। आर स्क्वायर इसलिए बाहर नहीं जाएगा क्योंकि वो बदल रहा है। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका, इसका, तो E इक्वल टू बी पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2R, फिर R का dr बाय dt। तो ये हो गया हमारा इंड्यूस ईएमएफ 2 पाई बी आर dr बाय dt। मैग्नेटिक फील्ड है 0.025 टेस्ला, रेडियस है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 टू द पावर -2, और dr बाई dt यहाँ पे जो दिया गया है इसको भी बदलना होगा, 1 मिलीमीटर पर सेकंड, तो इसको हम बदल सकते हैं 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकंड में, तो ये हो गया 10 टू द पावर -3। तो 2 इंटू 2 4, 4 पाई, और 1 2 3 डेसिमल, इसको लिखेंगे 25 इंटू 10 टू द पावर -3, और फिर बचा हमारा 10 टू द पावर -2, और -3 जुड़ जाएगा 10 टू द पावर -5।
तो ये आ जाएगा 100 पाई 25 इंटू 4 100, 100 पाई हो गया, और ये हो गया 10 टू द पावर -8, और ये 2 जीरो इसको बना देंगे पाई इंटू 10 टू द पावर -6 वोल्ट। तो हम इसको बोलेंगे पाई माइक्रो वोल्ट। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? पाई माइक्रो वोल्ट। पाई माइक्रो वोल्ट, क्योंकि 10 टू द पावर -6 को हम लिख सकते हैं माइक्रो। पाई माइक्रो वोल्ट, पाई माइक्रो वोल्ट, पाई माइक्रो वोल्ट। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है। और अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सिंपल था, कैलकुलेशन का बड़ा ध्यान रखिएगा। और अब ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट करिए। A circular disc of radius 0.2 meter is placed in a uniform magnetic flux of induction 1/pi Weber per meter square. Magnetic flux of induction का मतलब है magnetic field in such a way that its axis makes an angle of 60 degree with B. Then magnetic flux linked with the disc. तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ये कुछ ऐसे होगा, ये आपकी डिस्क हो गई। अब हम इसका एरिया वेक्टर निकाल लेते हैं। ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया, और इसके बाद हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर। ध्यान दीजिएगा इस पर। ये एरिया वेक्टर हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये कितना एंगल बना रही है। अच्छा देखिए, और इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये इसका एक्सिस है, तो एरिया वेक्टर कितना एंगल बनाता है इसके साथ? 60 डिग्री। तो अब इसका फ्लक्स कितना होना चाहिए? तो फ्लक्स की डेफिनेशन से हम इसका फ्लक्स लिख सकते हैं BA cos 60 डिग्री। अब मैग्नेटिक फील्ड दी गई है आपकी 1/पाई, और रेडियस भी दी गई है, तो एरिया को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। cos 60 हो गया 1/2, तो पाई से पाई तो आपका कैंसिल हो गया, तो पाई आया r²/2। अब रेडियस देखिए कितनी है, 0.2 मीटर, तो 0.2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 0.02। तो ये इसका फ्लक्स का आंसर आ जाएगा वेबर में 0.02। अब देखिए यहाँ पे एक लैंग्वेज है, इट्स एक्सिस। तो डिस्क का एक्सिस क्या होगा? ये डिस्क का एक्सिस है, और एरिया वेक्टर हमेशा एक्सिस की डायरेक्शन में ही क्या करता है? काम करता है। तो अब जैसे ये डिस्क है, तो इसका ये क्या कहलाएगा? हमारा एक्सिस कहलाएगा। एक्सिस का मतलब एक ऐसी लाइन जो डिस्क के प्लेन से कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री है। तो बहुत सिंपल सीधा सीधा सवाल था। लैंग्वेज होती है फिजिक्स में, बस उस लैंग्वेज को आपको डिकोड करना आना चाहिए, उसको डिकोड करना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट करिए। A 800 turn coil, number of turns 800, of effective area 0.05 मीटर स्क्वायर, मतलब 5 × 10 to the power -2 मीटर स्क्वायर is kept perpendicular to a magnetic field, दी गई है 5 × 10 to the power -5 टेस्ला। When the plane of coil is rotated by 90 degree around any of its coplanar axis in 0.1 सेकेंड, तो टाइम दिया हुआ है आपका 0.1 सेकेंड, और 90 डिग्री से हम इसको रोटेट करते हैं। तो देखिए ऐसे केसेस में हमें चेंज इन फ्लक्स का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। वो होता है NBA × 1 - cos थीटा।
तो अगर थीटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया गया है, तो चेंज इन फ्लक्स होगा आपका एन बी ए 1 माइनस कॉस 90, और कॉस 90 जीरो होता है, तो चेंज इन फ्लक्स हो गया एन बी ए, चेंज इन फ्लक्स हो गया एन बी ए। तो हमें निकालना है इंड्यूस ईएमएफ, तो इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ये तो हमने निकाल लिया एन बी ए अपॉन टी। अब नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए गए, 800 दिए गए। क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए गए, 800, और मैग्नेटिक फील्ड दिए 5 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला, 5 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और एरिया दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर -2, 5 इंटू 10 टू द पावर -2, और टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 5, और ये 10 की पावर ऐड हो जाएगी -7, और नीचे आएगा 10 की पावर -1। अब 5 इंटू 5 25 इंटू 8 200, और तब तक ये पावर आपकी आ जाएगी 10 टू द पावर -7 प्लस 2 अपॉन 10 टू द पावर -1। तो अब फिर फर्दर कैलकुलेट करते हैं, 200 इंटू 10 टू द पावर -5 प्लस 1, तो ये हो गया 200 इंटू 10 टू द पावर -4, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये 2 जीरो पावर जो -4 है उसको कितना कर देंगे, जो पावर -4 है उसको कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, -2 कर देंगे। तो ये आपका आंसर आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -2 वोल्ट। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.02 लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया सवाल था। और 2 इंटू 10 टू द पावर -2 को आप लिख सकते हैं 0.02 वोल्ट। बस कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपकी क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इसमें खास बात क्या थी, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना चाहिए। और थीटा वो एंगल है जिससे कॉइल को रोटेट किया गया है। यहाँ पे थीटा दिया गया था 90 डिग्री, और मैंने देखा है एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आए 90 डिग्री 180 डिग्री, इस पे जनरली पूछे जाते हैं। अब अगले सवाल की तरफ हम लोग जा रहे हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, ये यहाँ लूप नहीं बना हुआ है तो मैं बना देता हूँ। ये ऐसे आपका एक लूप है, ये इसको आप नोट कर लीजिए। अब आप इसको नोट कर लीजिए। As a result of change in magnetic flux linked to the closed loop as shown in the figure, ये closed loop दिखा दिया है, an EMF V volt is induced in the loop। मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने के कारण इस लूप में EMF कितना इंड्यूस होगा, V वोल्ट इंड्यूस होगा। तो अब पूछा गया है द वर्क डन जूल्स में इन टेकिंग अ चार्ज Q कूलम वंस अलोंग द लूप इज। एक क्यू कूलम के चार्ज को इस लूप का पूरा चक्कर लगाने में कितना वर्क होगा, QV 2QV QV बाय 2 0। तो सबसे पहली बात यह है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन फ्लक्स के कारण मैं, अब हम कह सकते हैं इसको, ये भी बोल सकते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। चेंज इन फ्लक्स बदलेगा तो फ्लक्स बदलने का एक कारण क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, क्योंकि लूप का एरिया नहीं बदल रहा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है, ये बात हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और हम वेक्टर की थ्योरी से, इंटीग्रेशन की थ्योरी से बोल सकते हैं कि E डॉट dl इक्वल टू इंड्यूस EMF।
पर आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स अपॉन चार्ज, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन चार्ज डॉट डी एल इक्वल टू वी। तो एफ डॉट डी एल को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू वी। और एफ डॉट डी एल क्या होता है, आप जानते हैं एफ डॉट डी एल क्या होता है, वर्क होता है। तो वर्क किसके इक्वल होगा, क्यू वी के बराबर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए, क्यू वी होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका, क्यू वी होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बेसिक कंसेप्ट पे पूछा गया सवाल है। तो एफ डॉट डी एल आप अच्छे जानते हैं क्या होता है, वर्क होता है। तो वर्क की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू वी। तो इसका जो आंसर है फर्स्ट आंसर सही होना चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखिए इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं था। तो फिर से एक बार, ई डॉट डी एल वी होता है, हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं। ई को हम लिख सकते हैं एफ बाई क्यू, ये क्यू इधर चला गया तो एफ डॉट डी एल हमें मिला। तो एफ डॉट डी एल क्या होगा, वर्क होगा। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, पी बाई क्यू से लिया गया है, तो इसे आप नोट कर लें। ओके, नोट कर लिया आपने। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये दिया हुआ है वेरिंग करंट, करंट बदल रही है इन a coil changes from 10 ampere to 0 in 0.5 second. If the average EMF induced in the coil is 220 volt, the self inductance of the coil. पहला आंसर है 5 हेनरी, दूसरा आंसर है 6 हेनरी, तीसरा आंसर है 11 हेनरी और चौथा आंसर है 12 हेनरी। तो ये देखिए करंट 10 एम्पियर से क्या हो गई, जीरो हो गई। तो E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो चेंज इन करंट कितना हुआ, सबसे पहली बात है चेंज इन करंट हुआ 10 माइनस 0, 10। और टाइम कितना है 0.5 सेकेंड। तो 0.5 सेकेंड को आप एक काम करो, ऐसा लिखो 1/2 सेकेंड, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। और इंड्यूस ईएमएफ कितना है 220 वोल्ट। तो बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया, ये 220 हो गया और ये एल हो गया। डी आई कितना है 10, चेंज इन करंट 10 हो गया अपॉन टाइम, तो 220। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इक्वल टू 20 एल। तो एल इक्वल टू 220, सीधा सीधा सवाल है, अपॉन 20। तो ये बचेगा 22/2, तो कितना हो गया 11 हेनरी इसका आंसर है। तो हम जानते हैं कई बार पेपर क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। अब कुछ लोगों को इसमें यहाँ ये दिक्कत होगी कि भाई आपने सर माइनस एल डी आई बाई डी टी भी लिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप वैसा भी ले सकते हैं। एक्चुअली जब ये हम इसको निकालते हैं तो ये डी आई बाई डी टी का मॉडुलस होना चाहिए। और कुछ लोगों ने बोला कि नहीं भाई आप माइनस एल डी आई बाई डी टी लो, तो ठीक है 220 वो ले लेते हैं, माइनस एल आई टू माइनस आई वन, टाइम तो दिया हुआ है हाफ। तो ये 220 माइनस एल, आई टू कितना था 0, 0 माइनस 10 अपॉन 1/2। तो 220 माइनस 10 और माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 10L अपॉन 1/2। तो 220 इक्वल टू 20L। तो देखिए आंसर तो वही आएगा, आप कैसे भी कर लो 220। इसलिए आप वो माइनस के चक्कर में नहीं पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। 11 हेनरी। तो आप कैसे भी करो, लेकिन वो मॉडुलस से हम करते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने देखा आप कैसे भी निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा 11 हेनरी। अब मैं आपको कुछ बात करना चाहता हूँ फॉर्मूला के बारे में। अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। सेल्फ इंडक्शन में की अगर हम बात करें, किसकी बात करें हम, सेल्फ इंडक्शन की, तो हमारा फॉर्मूला लिस्ट कैसी होनी चाहिए। एक तो है एन फाई इक्वल टू एल आई, दूसरा है ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। अगला फॉर्मूला है स्टोर्ड एनर्जी इन ए कॉइल, स्टोर्ड एनर्जी इन ए कॉइल,
तो आप उसको लिखते हैं U इक्वल टू हाफ LI नॉट स्क्वायर। तो ये I नॉट क्या होता है आपका स्टेडी करंट। तो ये सब फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। LR सर्किट, अब जैसे हम बात करते हैं LR सर्किट की, तो LR सर्किट जब हम एक DC बैटरी लगा देते हैं तो ग्रोथ ऑफ करंट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक की लगा दी, तो ग्रोथ का टाइम कांस्टेंट क्या होता है। अब टाइम कांस्टेंट का एक फॉर्मूला है, टाइम कांस्टेंट का एक फॉर्मूला है, वो आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप उस पर सवाल कर पाएंगे। कितना होता है L बाय R सेकेंड। T सेकेंड के बाद करंट कितनी होती है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस RT बाय L। और I नॉट क्या होती है E बाय R। ये आपके जैसे फॉर्मूला लिस्ट तैयार हो रही है। और अब इसमें हम कुछ एक चीज़ें और जोड़ना चाहते हैं, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्कुलर कॉइल, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फिर हम एक और चीज़ जोड़ सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। कि जब तक आप अच्छी फॉर्मूला लिस्ट करेंगे तो हम देखते हैं कि 50 में से आउट ऑफ 50 36 क्वेश्चंस लगभग किस पर बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन कंसेप्ट, बेस्ड ऑन कंसेप्ट, बेस्ड ऑन फॉर्मूला। तो ये हमें समझना चाहिए। तो फॉर्मूला ऑन द टिप होना चाहिए। तो फॉर्मूले का रिवीजन क्या होना चाहिए, बार बार हमें फॉर्मूले का रिवीजन करना जरूरी है। तो इस तरह से अपनी एक फॉर्मूला कॉपी आप बना सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रिकैप सीरीज के इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं। और मुझे आशा है कि आपको इस रिकैप सीरीज में जो हम कर रहे हैं उससे आपको अपने रिवीजन में बहुत मदद मिली होगी। और क्योंकि मैं ये हमेशा कहता हूँ, एवरी नॉलेज इज इनकम्प्लीट, एवरी नॉलेज इज इनकम्प्लीट विदाउट अ रिवीजन। पास होना है तो रिवीजन करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात, कुछ बातें आपसे कर ले 1-2 मिनट, फास्ट फॉरवर्ड करके लेक्चर मत देखिए, इससे नुकसान आपका होगा। दूसरी चीज़, जब भी किसी के मन में ये विचार आ जाता है कि मुझे तो अब सब आता है, तो उसी दिन आप समझ लो असफलता की नई कड़ियाँ जुड़ना शुरू हो जाती है। तो कभी ये मत सोचिए मुझे आता है। हम लगातार पढ़ेंगे, लगातार भूलेंगे, भूलना आसान है, इसलिए लगातार रिवीजन करना जरूरी है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। तो फिर मुलाकात होगी रिकैप सीरीज के अगले लेक्चर में, मिलते रहेंगे और अपने रिवीजन को मजबूती देते रहेंगे। अगेन थैंक यू, सी यू, बाय बाय।